यस सर। यस सर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिक्शन के ऊपर जो हमारा लेक्चर था ना, उसमें थोड़ा सा पोर्शन हमसे लास्ट वीक में रह गया था। तो आज उसको कवर कर देंगे। फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन फ्लैट बेल्ट्स, ठीक है। यानी अगर हमारे पास जो है इस तरह की एक फ्लैट शेप हो जिसके ऊपर ये हमारे पास एक बिल्ड लगी हुई है, तो अगर इस बिल्ड को हम इस डायरेक्शन में पुश करना चाहे तो हमें T2 टेंशन, T2 जो फोर्स है उस T2 T1 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम T2 फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे वो डिवेलप होंगे बिटवीन द बिल्ड एंड द सरफेस, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेज इज चेंजिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास T2 जो है वो T1 से ज़्यादा होगा। तो हमें T2 और T1 में एक ऐसा रिलेशन चाहिए इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो T1 और T2 में हमने एक रिलेशन डेवलप करनी है कि अगर हमारे पास T2 फोर्स हम लगाए तो कितना T1 कितना जो है ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो अगर हम इसमें से अच्छा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो है, अगर इस साइड पे मैं इस तरह से जाऊँ, ठीक है, तो जो सबसे मैक्सिमम एंगल है बिटवीन यहाँ पे जो एक कांटेक्ट पॉइंट होगा इस बेल्ट का इस सरफेस के साथ, और इसी तरह एक लास्ट जो एक्सट्रीम कांटेक्ट पॉइंट का वो ये होगा। तो अगर इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो एंगल हो उसको मैं बीटा के लूँ, और किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर अगर मैं पॉइंट ले लूँ यहाँ पे इसको मैं कह दूँ थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है, ये मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया, एक डिफरेंशियल स्टेप जिसकी वेट जो है वो हमारे पास ds की बराबर है। हाँ, और इस डिफरेंशियल स्ट्रिप की जो एंगल बन रही है ना वो हमारे पास फर्ज करे उसको हमने नाम दे दिया डी थीटा, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल स्ट्रिप के ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स जो होगा उसके मिड पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। जब मिड पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा तो हमारे पास एक साइड पे जो एंगल होगा वो डी थीटा डिवाइड बाई टू बच जाएगा, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी डी थीटा डिवाइड बाई टू होगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास होगा ये हमारे पास हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो हमने शो किया हुआ है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज़ की बराबर होती है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल फोर्स म्यू टाइम्स डी एन का बराबर है। क्योंकि बेल्ट को हम इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहे हैं, यानी अगर दोनों को हम कह दे टी टी, तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू यानी कितने अमाउंट से ये ज्यादा होगा? डेल्टा टी अमाउंट से, ठीक है। ये एंगल हमारे पास डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर होगा, ये छोटा वाला एंगल ये, और इसी तरह ये छोटा वाला एंगल डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल डी थीटा की बराबर है। और ये नॉर्मल कंपोनेंट जो है ये मेट के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल डी थीटा डिवाइड बाई टू बच जाएगा। इसी तरह ये एंगल भी डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर होगा। वो किस तरह से? वो इस तरह की, अगर आप यहाँ पे देख ले तो हमारे पास अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं इस तरह से ये एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं, और ये मेरे पास एक एक्स ये हो गया, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और ये मेरे पास ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एंगल डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर है, और ये एंगल मेरे पास 90 का बराबर होगा, ये वाला। तो ये जो एंगल बच जाएगा ये वाला, ये हमारे पास कितना होगा? 90 माइनस डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर होगा या नहीं? 90 माइनस डी यस सर। थीटा डिवाइड बाई टू। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बनाऊं ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आए आप लोगों को, तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, जो मुकम्मल तौर पर इसको परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास होगी। और ये मेरे पास फोर्स हो गया टी प्लस डी टी। अब ये स्मॉल डिफरेंशियल एंगल कितना था? डी थीटा डिवाइड बाई टू, तो ये एंगल मेरे पास 90 बचेगा। तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा? 90 माइनस डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर। और एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस होगा, एक्स और वाई एक्सिस जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये एंगल जो है ये 90 माइनस डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होगा? डी थीटा डिवाइड बाई टू। इज इट क्लियर? यस सर। तो मेरे पास एंगल डी थीटा डिवाइड बाई टू हो गया। अब समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली हमारा काम जो है हमने एक इक्वेशन डेवलप करना है, इसके ऊपर हमने फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन प्रूव इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हमारे पास ये इक्वेशन आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे, और समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले।
तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो टी प्लस डी टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डेट विल बी इक्वल टू टी प्लस डी टी इंटू काज ऑफ दिस एंगल। तो टी प्लस डी टी इंटू काज ऑफ द एंगल, एंगल हमारे पास कितनी है, डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर ले और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, जिस तरह यूजुअली हम कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्सेज होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डेट विल बी इन दिस डायरेक्शन विच मींस नेगेटिव ट्रीट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस तरफ हम खींचना चाह रहे हैं बेल्ट को, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा डेट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी एन, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो म्यू टाइम्स डी एन पॉजिटिव। इसी तरह जो टी फोर्स है, टी फोर्स की हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितनी है, डी थीटा डिवाइड बाई टू, और वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस चीज का बराबर होगा बताया जरा, अगर किसी को इल्म हो। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, जी, टी फोर्स का ये कंपोनेंट कितने बराबर होगा, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये किस चीज का बराबर होगा, टी का जब डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर होगा या नहीं। यस सर। अगर समझ नहीं आ रही या क्लियर नहीं है तो बता दें मुझे, ताकि मैं बता दूं, डिटेल से एक्सप्लेन कर दूं। एक आपके पास अगर एक फोर्स हो एफ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो है इसकी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास किस चीज की बराबर होती है, अगर फोर्स एफ है तो ये बराबर होती है एफ कास थीटा का। अगर एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ हो तो ये एफ एक्स कास थीटा का, और इस केस में हमारे पास वाई कंपोनेंट किस चीज का बराबर होगा, एफ साइन थीटा का, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है, अगर ये मेरे पास एक फोर्स एफ है, ठीक है, और जो एंगल मेरे पास गिवन हो, अगर मेरे पास वाई एक्सिस के साथ गिवन हो, तो फिर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये वाला डेट इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, फिर उलट हो जाती है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, डेट वर्टिकल कंपोनेंट टर्न्स आउट टू बी एफ वाई इन टर्म्स ऑफ कास थीटा। इज इट क्लियर। यस सर। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल गिवन है, तो हमारे पास ये बन जाएगा टी काज ऑफ दिस एंगल, तो टी काज ऑफ दिस एंगल, और प्लस इसलिए कि इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करें और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव। तो एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो कर ले, तो समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर वाई डायरेक्शन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में जो होंगे वो पॉजिटिव, तो डी एन इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ये मैंने डी एन अपनी जगह पे लिख दिया। इसी तरह टी प्लस डी टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और ये मेरे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसी तरह इस फोर्स का भी ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। तो टी प्लस डी टी फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उस किस चीज का बराबर होगा, जी, टी प्लस डी टी का वर्टिकल कंपोनेंट किस चीज का बराबर होगा, सर जी साइन डी थीटा बाई टू। एग्जैक्टली साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं सर। है। बहरहाल यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास है टी प्लस डी टी फोर्स, तो ये मेरे पास इसका वाई कंपोनेंट होगा और ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो अब ये वाई कंपोनेंट जो है ये मेरे पास किस चीज का बराबर होगा, ये एंगल मेरे पास डी थीटा डिवाइड बाई टू की बराबर है। अगर आप यहाँ पे ले लें कि साइन ऑफ डी थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, थीटा को जो अपोजिट होता है ये वाला, तो ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मैं लिख दूंगा वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है विच इज टी प्लस डी टी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टी प्लस डी टी। तो मेरे पास वाई किस चीज के बराबर हो जाएगा, वाई विल बी इक्वल टू टी प्लस डी टी जो फोर्स है मल्टीप्लाई बाई द साइन ऑफ एंगल, साइन हमारे एंगल कितने हैं हमारे पास, डी थीटा डिवाइड बाई टू हमारे पास एक एंगल है, तो टी प्लस डी टी इंटू साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू मेरे पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसी तरह इस फोर्स का भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन में होंगे। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, तो ये दोनों मेरे पास कौन से क्या होंगे, नेगेटिव, तो एक भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। ये फोर्स टी प्लस डी टी था, तो टी प्लस डी टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू, और ये फोर्स जो है सिर्फ टी है, तो टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू। इज इट क्लियर टिल नाउ। यस सर।
अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, उस इक्वेशन की सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। किस तरह से? यहाँ पे लेके कि म्यू डी एन जो है ये अपनी जगह पे आ गया, म्यू डी एन। ये कास डी थीटा डिवाइड बाई टू का टर्म कहाँ पे गया? तो कास डी थीटा डिवाइड बाई टू, अगर आपके पास स्मॉल एंगल हो, डिफरेंशियल स्मॉल एंगल, तो कास ऑफ थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आपके पास साइन ऑफ थीटा जो है किस चीज का बराबर होगा? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। और इसी तरह काज ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। स्मॉल इसका पता है कि ये हमारे पास किस तरह से इसके बराबर होते हैं? काज ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अगर आप काज ऑफ 0.02 एंगल भी ले ले, तो आपके पास चूंकि ये स्मॉल डिफरेंशियल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल, तो अगर आप काज ऑफ जीरो एंगल ले ले तो आपके पास वन का बराबर है। इसी तरह अगर आप काज ऑफ 0.2 की ले ले तो आपके पास वन की बराबर रिजल्ट आएगी। इसी तरह अगर आप साइन थीटा को ले ले, एक मिनट, लेट मी शो यू ऑन। हम काज की बात करें और अगर मेरे पास स्मॉल एंगल हो, स्मॉल एंगल हो मेरे पास 0.2 डिग्री, ठीक है, 0.2 रेडियन, ठीक है ना। यहाँ पे ये रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं, क्योंकि आपके पास ये हम ले रहे हैं साइन आप थीटा थीटा का बराबर होगा। तो साइन आप थीटा थीटा मीन्स थीटा इन रेडियन, ठीक है ना। तो आपके पास रेडियन तो 0.2 अगर हमारे पास हो, इसके ऊपर अगर हम काज अप्लाई कर दें, तो काज आप 0.2 इज इक्वल टू 0.98 विच इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास 0.2 के ऊपर हम साइन अप्लाई कर दें, तो साइन आप जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह साइन ऑफ टू जो है आपके पास इसी 0.2 का ही बराबर होगा, देखे यहाँ पे। तो साइन ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 0.198 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2। वही रिजल्ट आपके पास आ रहा है। अगर आपके पास जो है 0.2 के ऊपर हम टेंजेंट अप्लाई कर दे, ये देख के टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 0.2। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, एंड काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ये एक टर्म जो है काज ऑफ डी थीटा डिवाइड बाई टू मेरे पास वन का बराबर होगा, तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा टी प्लस म्यू टाइम्स डी एन, ठीक है, माइनस टी काज डी थीटा डिवाइड बाई टू, तो ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी काज डी थीटा डिवाइड बाई टू, और काज डी थीटा डिवाइड बाई टू डी टी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस डी टी काज ऑफ डी थीटा डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो काज डी थीटा डिवाइड बाई टू वन की बराबर है, ये प्लस टी ये माइनस टी, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू टाइम्स डी एन जो है ये मेरे पास रह जाएगा, म्यू टाइम्स डी एन इज इक्वल टू, अगर इस साइड में इक्वेशन के उस साइड पे लेकर आऊँ तो मेरे पास पॉजिटिव बच जाएगा, पॉजिटिव डी टी, और काज डी थीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा म्यू डी एन इज इक्वल टू डी टी, यानी ये इक्वेशन मेरे पास बच जाएगा म्यू डी एन इज इक्वल टू डी टी। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन है अगर उसको हम सिंपल कर ले, डी एन माइनस टी प्लस डी थीटा साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू साइन, तो साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। अब अगर माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर ले, तो माइनस टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा, और इसी तरह ये माइनस डी टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू हो जाएगा, साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई टू। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगा। तो एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अगर डी इन की जो वैल्यू है, डी इन की वैल्यू वो मेरे पास कितनी आ रही है, टी डी टी था। अगर टी डी थीटा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा ये म्यू टी डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। इस डी एन की जगह मैंने ये डी एन की वैल्यू पुट कर दी, टी डी थीटा, ठीक है। तो मेरे पास जो है टी, अगर अब ये म्यू डी थीटा, ये टी जो है डी टी रीअरेंज कर ले इक्वेशन को, तो मेरे पास इस साइड पे बच जाएगा म्यू डी थीटा, और अगर टी को मैं इस साइड पे लेके आना चाहूँ तो दोनों साइड को टी के ऊपर डिवाइड करना होगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा डी टी डिवाइड बाई टी, तो ये इक्वेशन बच जाएगा, ठीक है। इज इट यस क्लियर सर। टिल नाउ? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब टी जो है, यहाँ पे टी जो है ये टी वन का बराबर हो, इस टी वन का, तो एंगल थीटा हमारे पास कितनी है, 0 डिग्री। और अगर इस तरह यहाँ तक हम पहुंच जाए जहाँ पे फोर जो है वो हमारे पास टी टू हो, तो अगर टेंशन हमारे पास टी टू हो तो थीटा हमारे पास कितनी बन जाती है, इज इक्वल टू बीटा। इज इट क्लियर?
यस सर। सर जी इस पॉइंट को थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर, ये बीटा वाला। कि ये अगर टी हमारे पास T1 का बराबर हो तो थीटा एंगल हमारे पास कितनी होगी, 0 डिग्री। यहाँ पे जीरो। देखे, अगर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है, जब टी हमारे पास टेंशन T1 की बराबर हो तो यहाँ पे एंगल थीटा कितनी है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, यस सर। अगर इस साइड पे हम आए, जब हमारे पास टेंशन T2 हो तो यहाँ तक, यहाँ ये टोटल एंगल कितनी बन रही है, बीटा। यस सर, सो बीटा। टेंशन जब हमारे पास T2 का बराबर होगा, यानी when T इज इक्वल टू T2 थीटा इज इक्वल टू बीटा, when T इज इक्वल टू T1 थीटा इज इक्वल टू जीरो। 0। सो दीज आर द लिमिट्स, ठीक है। अब दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रल ले लें, तो इंटीग्रल आप एक साइड के ऊपर T1 फोर्स और दूसरे साइड के ऊपर T2 फोर्स। अब जब हमारे पास फोर्स T1 का बराबर हो तो एंगल 0 डिग्री का बराबर है, जब T2 के बराबर हो तो एंगल बीटा का बराबर है। अब T2 डिवाइड बाई T1 dt डिवाइड बाई 1/t, इंटीग्रल आप 1/x इज इक्वल टू, इंटीग्रल आप 1/x इज इक्वल टू ln of x सर। ln ऑफ x, ठीक है। तो ये मेरे पास बराबर होगा यहाँ पे मेरे, तो इस चीज का इंटीग्रल किस चीज का बराबर होगा, ln ऑफ x, यानी यहाँ पे चूंकि विद रिस्पेक्ट टू t है तो हमारे पास बराबर होगा log ऑफ t, ठीक है। और लिमिट जो होंगे वो हमारे पास होंगे T2 और T1। तो एक जो है log, एक जगह एक दफा पुट कर देंगे अपर लिमिट log ऑफ T2, माइनस एक दफा पुट कर देंगे लोअर लिमिट log ऑफ T1। अब log ऑफ T2 माइनस log ऑफ T1 को मैथमेटिक्स रूल्स के मुताबिक मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि log ऑफ T2 डिवाइड बाई log ऑफ T1। यस सर। तो यस यहाँ सर। पे ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन गई, ठीक है। म्यू अपनी जगह पे, क्योंकि म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का बराबर होगा या नहीं, यस। इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा इज इक्वल टू थीटा। यस सर। यस तो सर। थीटा की जगह एक दफा बीटा पुट कर ले, क्योंकि इसके अपर लिमिट और अपर बीटा है, लोअर लिमिट 0 है। एक दफा बीटा पुट कर ले माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, तो मेरे पास रिजल्ट होगा बीटा। तो यहाँ पे म्यू अपनी जगह पे, उस इंटीग्रल की रिजल्ट मेरे पास आ गई बीटा। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर आपको याद हो, तो अगर इस साइड से आपने लॉगरिथमिक को खत्म करना हो तो दूसरे साइड को आपने किस चीज की तरह पावर में लिखना है, ई की पावर में। डू यू रिमेम्बर, यस। इफ यू हैव सच एन इक्वेशन, कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है कि log ऑफ x इज इक्वल टू y, अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को मैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इस तरह लिख सकता हूँ। अगर मैंने log को इस तरह से खत्म करना हो तो इस साइड को मैंने इन टर्म्स ऑफ ई पावर लिखना है। तो एक अपनी जगह पे log मैंने खत्म कर दिया, तो अब y को e के पावर में लिखना है। तो दीज बोथ इक्वेशंस आर द सेम, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इस साइड से log को खत्म कर दूं तो मेरे पास ये T2/T1 जो है ये अपनी जगह पे रह जाएगा। और इस साइड को मैंने क्या लिखना है, ई की पावर में, तो यानी ई पावर म्यू बीटा के पावर में मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर T1 को भी मैं इस साइड पे लेके आऊं तो मेरे पास T2 बराबर हो जाएगा T1 इंटू ई पावर म्यू बीटा। इज इट क्लियर। यस सर। इस साइड को मैंने log को खत्म कर दिया, ई के पावर में लिख दिया, तो मेरे पास ई के पावर में, और T1 के साथ दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो T1 के साथ कैंसिल, यहाँ पे T1 आ जाएगा। तो मेरे पास दिस इज द फाइनल इक्वेशन, के मेरे पास अब T2 और T1 के दरमियान हमारे पास रिलेशन भी आ गया है, इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। ये ई जो है इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते थे मेरे अगर मुझे थोड़ा बहुत याद है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इसको कहते थे, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2.718 की बराबर थी। म्यू जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एंड बीटा हमारे पास क्या है, एंगल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व, इज इट क्लियर टिल नाउ। यस सर। यस। अच्छा, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी डेवलप्ड इन द कार्ड इज 500 न्यूटन। जो कार्ड है हमारे पास, ये जो बेल्ट है या इसको कार्ड भी कहते हैं, इस कार्ड में जो मैक्सिमम टेंशन जो है वो डेवलप हो सकती है, डेट इज 500 न्यूटन। इफ द पुली इज एट ए इज फ्री टू रोटेट, ए पॉइंट के ऊपर जो है ये पुली जो है, ये दिस इज फ्री टू रोटेट हो सकती है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट फिक्स्ड ड्रम बी एंड सी इज 0.25। coefficient of static friction mu is given to us, which is 0.25. Determine the largest mass of cylinder that can be lifted by the card. इस सिलेंडर का मास m मालूम करे जो हम लिफ्ट ऊपर की तरफ, यानी हम लिफ्ट अप कर सकते हैं अप डायरेक्शन में इस कार्ड के जरिए, ठीक है। एज्यूम डेट द फोर्स
applied at the end of the card is directed vertically downward. और ये ज़ूम करें कि यहाँ पे जो फोर्स आपने लगाना है that is in perfectly vertical condition, तो हमें कितना फोर्स लगाना चाहिए, इस कार्ड में मैक्सिमम जो है 500 न्यूटन का फोर्स जो है ये डेवलप हो सकता है। तो इस 500 न्यूटन के जरिए जो मैक्सिमम लोड है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना मास जो है ये हम लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर का मास हमें चाहिए कि कितना मास जो है अगर इस साइड पे हो तो 500 न्यूटन फोर्स जो है दैट विल बी सफिशिएंट टू मूव इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे चूंकि फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन में कुछ फोर्सेस लॉसेस भी होंगी। अब पॉइंट बी को अगर आप देख ले तो पॉइंट बी की अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर ले तो मैक्सिमम 500 न्यूटन फोर्स हमें कहा गया है कि आप इतना फोर्स जो है ये कार्ड जो है ये डेवलप कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो 500 न्यूटन फोर्स जो है हम कार्ड के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास एंगल होगा बीटा डेट विल बी 135 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री की गिवन है, ठीक है। ये 45 डिग्री की एंगल गिवन है, तो ये भी 45 डिग्री की हुई। जिस पॉइंट के ऊपर ये कांटेक्ट होगा तो ये दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो ये भी मेरे पास 45 डिग्री की बन जाएगी। और ये टोटल मेरे पास दिस इज 90 एंड दिस इज 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल मेरे पास बीटा कितना बन जाएगा 135 डिग्री। इज इट क्लियर? यस सर। तो 135 डिग्री की एंगल बन जाएगी, तो ये होगी 135 डिग्री की एंगल। 500 न्यूटन हमारे पास नॉन फोर्स है कि इतना मैक्सिमम फोर्स आपने अप्लाई करना है, हमें T1 चाहिए, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू T1 हमारे पास इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया। T2 हमारे पास 500 न्यूटन की बराबर, T1 को हमने फाइंड करना है। E हमारे पास एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास नोन है। म्यू जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है, डेट इज 0.25। बीटा हमारे पास गिवन है, डेट इज 135 डिग्री। लेकिन याद रखिए कि 135 डिग्री है, यहाँ पे आपने रेडियन पुट करना है। तो आई होप सो कि आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकेंगे। 180 डिग्री जो है ये हमारे पास बराबर होती है 5 की। इसी तरह 135 डिग्री हमारे पास बराबर होती है 3/4 आप 5 की। इसी तरह हमारे पास जो है 90 डिग्री बराबर होती है 5/2 की। और 45 डिग्री हमारे पास किस चीज़ की बराबर होगी? 5/4। इज इट क्लियर? yes 180 sir डिग्री एंगल हमारे पास 5 की बराबर होती है, तो 180 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर ले तो 90 डिग्री, तो ये 5/2 होगा। इसी तरह अगर आप 4 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास ये 5/4 होगा। अगर आप 3 पे डिवाइड कर ले तो एंगल 135 डिग्री ये मेरे पास बन जाएगा 3 5/4। तो यहाँ पे 5 जो है 3/4 इंटू 5 आपने रेडियन में लिखना है, ठीक है। तो मेरे पास सब कुछ नोन है सिवाय T1 के। T1 को मैं फाइंड कर सकता हूँ, इसको इस साइड पे लेकर आए। 500 डिवाइड बाई e⁻ 0.2 टाइम्स द, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद 1.8 आएगा। तो T1 हमारे पास कितना होगा 277.4 न्यूटन। अब यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर आप देख ले, इस पॉइंट बी के ऊपर यहाँ पे फोर्स हमने कितना अप्लाई किया था 500 न्यूटन, और यहाँ पे जो T1 फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 277 न्यूटन 277। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बाकी का जो फोर्स है, जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, वो जाया हो रही है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन वो जाया हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है T1 जो है वो 277.4 न्यूटन है। हमें ये कहा गया है कि द फुली ए इज फ्री टू रोटेट एंड, ठीक है, फ्री टू रोटेट है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो T1 277.4 इस साइड पे है, 277.4 इस साइड पे भी होगा, क्योंकि दिस इज फ्री टू रोटेट, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है जिस तरह बी और सी हमारे पास एक फिक्स्ड है। तो इस बेल्ट में यहाँ पे जो टेंशन होगा डेट विल बी 277.4 होगा, ठीक है। तो 277.4 अगर सी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रा कर दो तो ये मेरे पास 277.4 इस साइड पे होगा, और नीचे जो है ये मेरे पास मास सिलेंडर जो है वो यहाँ से आवेजा है। तो सिलेंडर का जो वेट होगा, वेट ऑफ द सिलेंडर हियर हमारे पास किस चीज की बराबर है T1 की, और वेट ऑफ सिलेंडर हमारे पास बराबर है mg की, ठीक है। यानी वेट हमारे पास यहाँ पे T1 की बराबर है, तो इक्वेशन में T1 की जगह हम W लिख देंगे, ठीक है, यानी वेट ऑफ द सिलेंडर। T2 हमारे पास 277.4 है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास 0.25 है, एंगल हमारे पास 135 डिग्री की है, इससे हमने W फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये W बेसिकली हमारे पास क्या है, यानी OT1, यानी यहाँ पे जितनी वेट को हम लिफ्ट अप कर सकते हैं, तो हमारे पास आ रही है 153.9 न्यूटन। और हमसे प्रॉब्लम में मांगा गया है कि आप क्या फाइंड करें, मास फाइंड करें। यहाँ पे देखें मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो मास को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ये W इज इक्वल टू mg, तो m हमारे पास बराबर होगा W डिवाइड बाई जी का, तो W डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 15.7 kg।
तो 15.7 kg का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो असेंबली है, इस असेंबली में अगर मैं यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स का 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दूं, तो जो सिलेंडर है जो मैं लिफ्ट कर सकता हूँ डेट इज 153.9 न्यूटन या 15.7 केजी, ठीक है। तो 153.9 न्यूटन की वेट को मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, यानी 15 केजी को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखें कि आप 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जो बॉडी जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं डेट इज 153 न्यूटन, विच इज ऑलमोस्ट 3 times लेस देन दिस। ये बाकी फोर्स कहाँ किस जगह पे जा रही है, डेट इज vested in the frictional forces at this point B and at this point C. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, if you have any question you can ask me till now. जी अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला दोबारा एक्सप्लेन करें सर, ये वाला। अच्छा, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है ना, वो हमारे पास है T2 इज इक्वल टू T1 इंटू ई पावर, T2 हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, T2 हमारे पास बराबर है T1 इंटू ई पावर म्यू बीटा का, ठीक है। इस प्रॉब्लम में वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स आप कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डेट इज 500 न्यूटन, एज्यूम दैट द फोर्स इफ अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कार्ड, एंड ऑफ कार्ड मेरे पास ये पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सिलेंडर है, इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास गिवन है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड है कि डिटरमिन द लार्जेस्ट मास ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी लिफ्टेड बाय द कार्ड। मास ऑफ सिलेंडर m मुझे चाहिए जो मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो W मेरे पास mg के बराबर है, W जो है वो हमारे पास वेट है, तो हम W को फाइंड कर देंगे, फिर W से mg मास को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है इस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो पहले इस जगह की फ्री बॉडी डायग्राम को जरा ड्रा कर ले, ठीक है। यहाँ पे तो 500 न्यूटन फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स है, T1 जो है इस साइड पे मैंने नाम दे दिया कि यहाँ पे जो टेंशन होगा डेट विल बी T1। ये एंगल मेरे पास 135 डिग्री की बराबर होगी, ठीक है। ये 135 डिग्री किस तरह से आपके पास बराबर होगी, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री की गिवन है, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपके पास 45 डिग्री की गिवन है तो ये एंगल भी आपके पास 45 डिग्री की होगी, ये एंगल भी आपके पास 45 डिग्री की होगी। अगर इसी तरह यहाँ पे आप ये टेंजेंट है ना, अगर मैं ये एंगल ये लाइन ड्रा कर दूं, ये लाइन जो है इसको टेंजेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री की बराबर होगी। अगर ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री की बराबर है, ये 45 डिग्री की बराबर है, तो ये एंगल मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री की होनी चाहिए, क्योंकि द समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री की है, एक 45 डिग्री की है, तो तीसरी एंगल जो है ऑटोमेटिकली 45 डिग्री की होगी। अब ये एंगल 90 डिग्री की बराबर है और ये 45 डिग्री की, तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो मेरे पास बीटा जो है ये हो गया 135 डिग्री, ठीक है। T2 इज इक्वल टू T1 इंटू ई पावर म्यू बीटा हमारे पास इक्वेशन है। T2 अप्लाइड फोर्स है 500 न्यूटन हमारे पास नोन है, T1 को हमने फाइंड करना है, म्यू हमारे पास गिवन है, बीटा हमने फाइंड किया 135 डिग्री यहाँ पे लिख दिया इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। T1 को हमने फाइंड कर दिया, T1 हमारे पास इस बेल्ट में फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन है इस बेल्ट में, तो इस बेल्ट में हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स होगा इट विल बी T1, क्योंकि हमें कहा गया है कि द पुली एट ए इज फ्री टू रोटेट, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इट इज फ्री टू रोटेट। पॉइंट सी के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट सी के ऊपर यहाँ पे इसमें बेल्ट में टेंशन कितना होगा, अब यहाँ पे जो T2 हमारे पास होगा वो हमारे पास कितनी आ रही है, यानी इस यहाँ पे जो T1 था 277.4 न्यूटन, ठीक है। तो 277.4 न्यूटन, अब यहाँ पे ये टेंशन होगा और जो वेट ऑफ द सिलेंडर होगा डेट विल बी W। मेरे पास जो इक्वेशन है डेट इज T2 इज इक्वल टू T1 ई पावर म्यू बीटा। अब T2 जो है वो अप्लाइड मेरे पास नोन है 277.4 और T1 को मैंने फाइंड करना है विच इज इक्वल टू W वेट, ई म्यू अपनी जगह पे, बीटा अपनी जगह पे। W को मैंने फाइंड कर दिया, W से मैं मास को फाइंड कर सकता हूँ, W डिवाइड बाई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरे पास मास की वैल्यू आ गई है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि अगर हम इस सिस्टम में इस पॉइंट के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स का लोड अप्लाई कर दे, तो यहाँ पे जो मास को हम लिफ्ट कर सकते हैं डेट इज इक्वल टू 15.7 kg, या जो न्यूटन्स में अगर हम वेट लिख दे तो डेट इज 153.95 न्यूटन, 153.9 न्यूटन। तो 153.9 न्यूटन का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स हम लगा रहे हैं 500 न्यूटन,
अगर यहाँ पे हम 500 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो इसका तो जो मैक्सिमम वेट यहाँ पे हम लिफ्ट कर सकते हैं डेट इज इक्वल टू 153.9 न्यूटन. इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. जी. No, sir. अच्छा, डेट वाज द एंड ऑफ और लेक्चर फ्रैक्शन. ठीक है, तो बस मैं सिर्फ अटेंडेंस ले लेता हूँ. आई होप सो कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है. तो यहाँ पे Yes, बाय sir. डिफ़ॉल्ट आप नजर आ सबकी रही अटेंडेंस हो गई है. ठीक है, है. Yes, sir. जिस जिसने भी मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है उन सबकी अटेंडेंस हो गई है. ठीक है. Okay, sir. अच्छा, Okay, sir. Thank you.